नमस्कार। सबसे पहले मैं आज सभी को छोटी दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और कल आप लोग खुशी और उल्लास से अपनी दिवाली मनाएं, लेकिन कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उसको ज़रूर पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं और जो आपस में दूरी बताई गई है 2 गज की, उसका ज़रूर पालन करें। मैं फिर एक अज्ञात हत्या, अज्ञात शव की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाले एक इंसिडेंट का जिक्र करूंगा। मैं बार बार आपको बताता हूं कि मैं सिर्फ अज्ञात हत्याओं के बारे में अपनी लखनऊ की तैनाती के समय जो घटनाएं हुई थीं उन्हीं के बारे में आपके सामने रूबरू होता हूं। बात 29 सितंबर 2015 की है। थाना था आशियाना। सुबह करीबन 8 बजे टेलीफोन से बउआ माली नाम के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि खजाना मार्केट चौराहे के पास जो बड़ा वाला नाला जाता है उसमें एक महिला की डेड बॉडी दिख रही है। ये सुन के पहले जो मोबाइल होती है, मोटरसाइकिल मोबाइल, वो गई और उसने देखा कि हाँ, बात बिल्कुल सही है और एक महिला है जिसकी डेड बॉडी है। और उस व्यक्ति का, बउआ माली का ध्यान उसकी तरफ इसलिए भी आकृष्ट हुआ कि वो वहीं पर पास में कहीं ठेला लगाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदबू के कारण उसने देखने की कोशिश की कि शायद कोई पशु यहाँ पर नाली में बह के आ गया हो, मृत पशु, या आसपास कहीं पर कोई पशु मरा हुआ हो जिसकी दुर्गंध वहाँ पर आ रही है। क्योंकि ठेला लगाने वाले व्यक्ति को अगर वहाँ दुर्गंध महसूस हो रही है तो उसे सबसे पहले खतरा ये होता है कि उसके ग्राहक इस दुर्गंध के कारण यहाँ नहीं आएंगे। बहुत से ठेले वाले हैं, कहीं और जाकर वो अपना सामान ले लेंगे जो मुझसे लिया करते हैं। तो ये जैसे ही उसने ये नोटिस किया और फिर उसने एक लकड़ी के टुकड़े से देखना शुरू किया और उसे अंदाज़ लगा कि ये किसी महिला का शव है। जो मोबाइल आई, मोबाइल ने भी ज़रिए वायरलेस थाने को बताया कि सूचना बिल्कुल सही है, ये महिला का शव है, बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है, सड़ चुकी है, इसमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं और एकदम कीचड़ से सनी हुई है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि क्या उम्र होगी, क्या पहने हुए है, बात और इत्यादि इत्यादि। एसओ भी थोड़ी देर में आ गए। कोई नज़दीक जाने को तैयार नहीं होता। आप जानते हैं कि जहाँ दुर्गंध आ रही हो, डेड बॉडी हो, सामान्य आदमी कोई भी तैयार नहीं होता है। और पुलिस वाले भी दूर दूर से ही नाक में रुमाल लगा के, और हर पुलिस वाले की गाड़ी में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कपूर कैम्फर जिसे कहते हैं, उसके जो छोटे छोटे पाउच होते हैं वो अपनी गाड़ी में रखे रहते हैं कि अगर कहीं दुर्गंध वाली जगह पे या इस तरह उनको जाना पड़े तो उसको रुमाल में लपेट लेते हैं, चूरा करके तोड़ के रुमाल में लपेट लेते हैं और उसको फिर मुंह में बांध के कान में यहाँ पर कर लेते हैं या पीछे बांध लेते हैं, सो दैट जो दुर्गंध वाली हवा हो वो कपूर के थ्रू आएगी तो दुर्गंध का पता नहीं लगेगा। 2 सिपाहियों ने इसी तरह की तैयारी करके नज़दीक जाके देखने की कोशिश की, लेकिन लौट के बताया कि साहब बहुत बुरी बदबू आ रही है, कपूर से भी नहीं जा रही है। इसमें जो इसके स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोग हैं उनको बुलाया जाए। विशेषज्ञ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लोग होते हैं जो असली योद्धा हैं समाज के, स्वीपर्स जिन्हें वहाँ सामान्य भाषा में कहा जाता है, लेकिन ये असली योद्धा होते हैं। इस तरह के जो ऐसे काम जिसमें जिसका शव है उसके घर वाले भी नज़दीक जाना पसंद नहीं करते, इनकी सेवाएं ली जाती हैं और इनको कहा जाता है कि आप कृपा करके इसे इस तरह से बॉडी बैग में सील कर दीजिए, या अगर पंचायतनामा वहीं पर भरना ज़रूरी हो तो उसमें उनकी सहायता करिए। खैर, उन्होंने तुरंत इशारा किया अपने कार खास सिपाही को कि उनको ले आओ। कार खास सिपाही गया और आधे घंटे में 2 नवयुवकों को ले आया जो पहले से ही नशे में धुत थे।
उनके उतरते ही कार खास ने इशारा किया कि इस नाले में एक बॉडी है, और उसे जो कुछ समझाया तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वो वहाँ से गया खजाना मार्केट की तरफ, लेकिन 10 बजे से पहले का टाइम हो रहा था। खजाना मार्केट में दुकानें खुली नहीं थीं। उन्होंने ढूंढते ढूंढते एक जगह देखी खजाना मार्केट से सटी हुई, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। वहाँ तसला, बाल्टी, फावड़ा ये सब इकट्ठा किया था, और जो चपरासी था, जो चौकीदार था खजाना मार्केट का, उसके सुपुर्द करके वो लोग चले गए थे। उन दोनों योद्धाओं ने, दोनों स्वीपर्स ने उनको उनसे रिक्वेस्ट करके या जैसे भी एक बाल्टी या और एक तसला, चूने वाली बाल्टी जो मेटल की होती है, वो और एक तसला उनसे लिया, और पास में लगे एक नल के पास जाके उसमें पानी भरना शुरू किया। इसी बीच थोड़ा किनारे आड़ की तरफ वो चले गए। जेब से उन्होंने एक शीशी शराब की निकाल ली और एक घूंट में ही दोनों पी गए, और ज़ोर से उस शीशी को नाले की तरफ उछाल दिया। ये इतना प्रोसेस हो ही रहा था कि मैं और एसपी सिटी दोनों लगभग एक ही समय पर मौके पर पहुंच गए। उस समय की संवेदनशीलता मैं बता चुका हूं आपको पिछले सारे एपिसोड में। जो महिलाओं या बच्चियों के साथ के शव मिले होंगे या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ होगा, उसकी संवेदनशीलता इतनी थी कि हम लोगों को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता था, अन्यथा तरह तरह की बातें अखबार, न्यूज़ चैनल्स या हमारे अधिकारी पूछा करते थे। हम दोनों लोग वहाँ पहुँचे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन सब बहुत दूर। दुर्गंध जहाँ थोड़ा सा कम आ रही थी, यानी सड़क के उस पार लोग वहाँ खड़े थे। काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। सब इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि बॉडी को कैसे बाहर निकाला जाए। सब, जब लोग ऑनलुकर्स जब इकट्ठा होते हैं, तमाशबीन इकट्ठा होते हैं, तो तमाशा देखना तो उनका पर्पज़ होता ही होता है। उनके मन में भी एक शंका होती कि कहीं कोई जानने वाला न हो, इसलिए शायद देर तक रुक कर पूरी बात पता करके तभी लोग जाते हैं। मैं और एसपी सिटी जब उस नाले की तरफ, बॉडी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी थानाध्यक्ष जो हमारे थे आशियाना के सुभाष तो संतोष तिवारी, थानाध्यक्ष आशियाना संतोष तिवारी, इन्होंने मना किया और अनुरोध किया कि सर अभी आगे मत जाएं, और ये बताया कि साहब बहुत बदबू तेज़ है और हमने स्वीपर्स को बुला लिया है। अभी थोड़ी देर में जब ये बाहर आ जाएगी बॉडी, तब देखने से पता लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल कीचड़ से सनी है, तो कपड़ों का रंग भी नहीं पता लग रहा है कि आखिर कपड़े किस रंग के पहने हुई है। हम जब हुलिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चेहरे का बिल्कुल पता नहीं है कीचड़ की वजह से, और बाकी कोई चीज़ काले कीचड़ की वजह से समझ में नहीं आ रही है। इतनी देर में तो उससे पूछा गया, संतोष से, कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है भाई, 1 घंटा हो गया, इतनी भीड़ यहाँ जमा है, 500 से ज़्यादा लोग आ गए हैं और ये भीड़ बढ़ती ही जाएगी। अब तक इसको बाहर निकलवा के और इसका पंचायतनामा भरा के इसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाना चाहिए था। तो संतोष तिवारी थोड़ा नज़दीक आए, उन्होंने कहा सर वो बुला लिया है और वो तैयारी कर रहे हैं। एसपी सिटी भी नाराज़ हुई कि कौन सी तैयारी कर रहे हैं। मैं समझ गया था कि वो किस तैयारी की बात कर रहा होगा। मैं ये समझ गया था कि ये शायद कहीं शराब पी रहे होंगे या शराब लेने गए होंगे। कारखास ने तुरंत बताया कि नहीं सर, वो पी चुके हैं, शीशी दूर से ही फेंकी, हम लोगों ने देखा है, वो नाले के पास आके गिरी है, बस 5-7 मिनट में आ रहे होंगे। समाज के ये जो योद्धा हैं, आपको नगर निगम में, अस्पताल में, पोस्टमार्टम हाउस में या ऐसी जगहों पर जहां इनकी आवश्यकता पड़ती है वहां मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी कारणवश बॉडी आइडेंटिफाई न होने की वजह से, किसी को पता न लगने की वजह से, और कभी कभी बंद कमरों में कोई अगर किसी ने आत्महत्या कर ली है और 4 दिन बाद या 5 दिन बाद पड़ोसियों को दुर्गंध का पता लगता है, पुलिस आती है, तब भी इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। उनके अपने सगे भी कभी नज़दीक जाना पसंद नहीं करते हैं। इमरजेंसी किसी समय आ सकती है, तो इसके लिए लगभग हर थाने पर, कहीं के भी मेरी सेवा के दरमियान बहुत ढेर सारे ज़िलों में मैं रहा, हर थाने पर ऐसे 2-3 लोगों के नंबर होते हैं। उनसे जो मुंशी दीवान होते हैं उनकी जान पहचान होती है कि जैसे ही कोई इमरजेंसी हो जाती है
और एसओ फ़ौरन अपने कार खास को बताता है कि भाई जल्दी बुलवाओ, और वो 5 मिनट में उनको कम्युनिकेट हो जाता है कि आप आ जाइए। और इन्हीं के लिए थानों पर एक पर्ची सिस्टम होता है। पर्ची एक सादी चौकोर छोटी सी चिट होती है जिसमें एसओ की थानाध्यक्ष की मोहर लगी होती है, और वो उस पर इनिशियल्स या उसके हस्ताक्षर थानाध्यक्ष के बने होते हैं। उसको करना ये होता है कि जिस किसी जो इस तरह के काम में जो लगे होते हैं, जिन्हें हम योद्धा कहते हैं, वो जब भी आते हैं तो उनकी सिर्फ यही फ़ीस होती है। कभी कभी वो चूँकि ज़्यादा पुलिस वालों को जानते हैं, उस थाने के अक्सर उनके काम आते हैं, तो वहाँ वो जिद करते हैं कि साहब 3 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए। और एसओ साहब की उस पर्ची पर, वो पर्ची सामान्य रूप से एसओ अपने पास रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये थाने पर मुंशी या दीवान के पास गिन के एसओ रखवा देते हैं कि भाई 10 पर्ची ये हैं जिसमें साइन किया हुआ है, अगर हम कहीं बाहर रहेंगे हम फ़ोन से बता देंगे कि इस पर क्या लिखना है। उस पर लिखा जाता है कि हाफ, फुल या क्वार्टर, और उसके आगे वो संख्या लिख दी जाती है, 2, 3, 4, 5, जितना भी डिमांड है या जितना भी एसओ उसको देना चाहता है। कभी कभी मुखबिर भी इस पर्ची की डिमांड करते हैं, और एसओ सूचना की गंभीरता को देखते हुए कभी कभी उनको भी पर्ची देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्ची इन योद्धाओं के लिए ही लगभग सभी थानों में दी जाती है। खैर, थोड़ी देर में दोनों पानी लेकर आ गए, और उन्होंने पहले ऊपर से ही नाले में जहाँ वो शव दिखाई दे रहा था ऊपर से ही उसको पानी डाला, और वहीं से बताया कि साहब ये इस कलर का सलवार सूट पहने हुए है। थोड़ी देर में बॉडी बैग भी आ ही गया था, और वो दोनों नीचे गए और हाथ से उठा के उस शव को, जो कीचड़ से सना हुआ, कीड़े पड़े हुए, घोर दुर्गंध जिसमें से आ रही थी, उसको ऊपर रखा। ऊपर रखने के बाद फिर दोबारा वो गए, पानी भर के ले आए, 2 बार 3 बार में। ऊपर से ही उन्होंने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर दिया, और जो शरीर पे कपड़ों के कलर में अगर किसी को डाउट था तो उसको भी ऊपर से पानी डाल के काफ़ी हद तक उसे साफ़ कर दिया। हम लोग भी मुंह में रुमाल बांध के नज़दीक से गए। लग रहा था कि ये लड़की, इस महिला की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होगी। हालांकि उस समय तक बॉडी बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो चीज़ें उसमें, इसी बीच में चूँकि 1-1.5 घंटे का समय हो गया था, लखनऊ की फॉरेंसिक टीम पूरी आ गई थी, ज़िले की जो पुलिस लाइन में होती है। फोटोग्राफ़र आ गए थे, वीडियोग्राफ़र आ गए थे, सब लोग आ गए थे। वहाँ निर्देश दिए गए कि भाई आप ये देख लें कि पहचान की कौन सी चीज़ इसकी बॉडी पर है, क्योंकि उसकी पहचान लिख के ही हम उसके इश्तहार, पोस्टर या पम्फलेट बांट सकते हैं। 3 चीज़ वहाँ पर देखकर उन दोनों योद्धाओं ने, दोनों जो स्वीपर्स थे, उन्होंने ये बताया कि साहब इसने एक पायल पहन रखी है। पायल की फ़ोटोग्राफ ली गई। फिर उसने बताया कि एक अंगूठी भी इसने पहन रखी है, अंगूठी की भी फ़ोटोग्राफ ली गई, और उन्होंने कहा साहब इसमें ताजी नेल पॉलिश लगाई गई है और थोड़ा डिफरेंट कलर है उसका। उसको भी उन लोगों ने पानी से साफ़ करके, और जो नेल पॉलिश थी उसके कलर की, उसकी फ़ोटो ले ली गई। उसको वहाँ पर करीबन 2-2.5 घंटे तक रखा गया कि अगर कोई नज़दीक से आके पहचान सके, या चूँकि ये खबर कानों कान फैलती है, जो लोग आए हैं वो घर जाके बताएंगे, बाज़ार में जाके बताएंगे, दुकान पर जा रहे हैं बताएंगे, या अपने ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ बताएंगे, तो हो सकता है किसी को ये जानकारी हो कि कोई महिला कितने दिन से या पिछले कई दिनों से वो गायब है, हो सकता है ये शव उसका हो। तो खैर 3-4 घंटे तक जब उसके बारे में कोई सूचना नहीं आई, तो उसको बॉडी बैग में रख के सील करके उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जो ये योद्धा हैं, जो हमारे, जिनको स्वीपर्स स्थानीय भाषा में लोग कहते हैं, वो वहाँ का चिड़फाड़ घर यानी कि पोस्टमार्टम हाउस का भी सारा काम वही लोग करते हैं। कभी डॉक्टर उनके पास जाके शव छेदन का काम नहीं करता कि उसको खोले, उसे देखे, उसकी चोटों को बताए। मैं अपने शायद पहले या दूसरे एपिसोड में मैंने बताया था कि पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। तो इसी तरह से वहीं इन्हीं योद्धाओं के सहारे वो पोस्टमार्टम टाइम से हो गया, और शाम को उसकी रिपोर्ट आ गई। उसकी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया था कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन,
यानी जो लिगेचर मार्क होता है गले पर वो कंप्लीट था, वो हाफ नहीं था कि वो ये इंगित कर सके कि इसने आत्महत्या की और बाद में किसी ने उसको लाकर यहाँ पर डाल दिया गया। स्पष्ट था कि ये स्ट्रेंगुलेशन है और इसकी हत्या की गई है। तुरंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना आशियाना में एक मुकदमा 302/201 में अंकित करा लिया गया। अगले दिन के लिए उसमें जो पहचान के चिन्ह थे, जैसे पायल, नेल पॉलिश, अंगूठी, कपड़े के जो रंग थे, क्योंकि चेहरा, रंग त्वचा का और हाइट और जैसे कद काठी मध्यम लिखते हैं हम किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो कद काठी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इस तरह से वो बॉडी सड़ गई थी। तो खैर जब तक शाम तक कोई नहीं आया तो एक पम्फलेट बनवाया गया, जो रूटीन है इस तरह के अज्ञात बॉडी के लिए। उसका पम्फलेट बनवाया गया, नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया, पोस्टर्स बनवाए गए और एक छोटा सा इश्तहार, मेरे ही ऑफिस में इसका सेल होता है, जो सोशल मीडिया का सेल होता है, और जो एक और सेल होता है जिसमें आप पत्रकारों से सीधे संपर्क करके उन्हें इस तरह के विज्ञापन भेज सकते हैं। तो वो इसका एक इश्तहार अखबारों में शव की फ़ोटो के साथ और सारी डिटेल के साथ छपवा दिया गया। 2 दिन बाद आशियाना थाने में एक व्यक्ति आया। उसने अपना नाम नयन खान बताया। नयन खान, सन ऑफ गुलाब खान, रेजिडेंट ऑफ घुमार पथार, थाना बारपेटा रोड, बखाली, जिला बारपेटा, आसाम। उसने कहा, साहब ये जो डिटेल्स इस इश्तहार में, इस फ़ोटोग्राफ में, इस अखबार के इस कॉलम में लिखी हुई है, वो मेरी पत्नी से मेल खाती है और वो 20 तारीख से लापता है। 20 तारीख से उसका कुछ पता नहीं है। तो हमें और फोटोग्राफ्स और या फिर शरीर पर ये जो चिन्ह के निशान आप बता रहे हैं, ये अगर हों पायल और अंगूठी तो मैं देख के पहचान जाऊंगा। हुआ भी यही। उसको अंगूठी, वैसे तो मॉर्चरी ले जाके उसे बॉडी को दिखाया गया, लेकिन बॉडी में उस समय पहचानने लायक कुछ भी नहीं बचा था। वो भी देखकर घबरा सा गया और वो बिल्कुल अचंभित, क्या वो किंग कर्तव्य मूड हो गया कि मैं क्या कहूँ कि मेरी बीवी है कि नहीं है। लेकिन जब उसको नाखून के कलर, नेल पॉलिश के कलर, अंगूठी और पायल दिखाई गई तो फिर उसे कोई संदेह नहीं था। उसने कहा कि साहब ये नेल पॉलिश अभी खरीदी गई है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और इसकी शीशी अभी भी मेरे घर में रखी हुई है। उसे कहा गया कि शीशी लेके आइए और वो शीशी लेके आया। उसको देखते ही ये कन्फर्म हो गया कि ये जो कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये वास्तव में उसकी पत्नी की ही बॉडी है। उसने बताया कि मेरी पत्नी का नाम मिनारा खातून था। ये मिनारा खातून की ही डेड बॉडी है। ये भी बताया कि मेरी पत्नी से मेरी पटती नहीं थी, वो बहुत झगड़ा करती थी और बात बात पर हम लोगों से झगड़ा हुआ करता था। और उसके अभी हाल में संबंध हो गए थे सैजुद्दीन, सन ऑफ कुर्बान अली, रेजिडेंट ऑफ ओशो नगर झुग्गी, कनौसी थाना कृष्णानगर, और ये आदमी नगर निगम में ड्राइवर था। थोड़ा इसका स्तर ऊंचा था और पैसे भी इसके पास थे, ऐसा उसने बताया। फिर उसने रिकलेक्ट करके ये बताया कि 16 जुलाई को मैं घर में जब घुसा तो ये सैजुद्दीन से बात कर रही थी। मेरे ये जानने के बाद भी कि मैं घर में आ गया हूँ, इसके सामने खड़ा हुआ हूँ, इसने वो बात बंद नहीं की और बात और ज़ोर ज़ोर से करने लगी। जबकि मैंने ये अपेक्षा की थी कि जब मैं आ गया हूँ तो जिस किसी से भी बात कर रही है फ़ोन को काट देगी। मैंने फ़ोन हाथ पे उसके हाथ से छीन लिया और उसके बाद फिर वो भी आक्रामक हो गई और मैंने भी उसकी काफ़ी पिटाई कर दी। पिटने के बाद वो अपना सारा सामान समेटकर एक श्रीमती कांति तिवारी B40 सेक्टर L आशियाना के यहाँ चली गई। वो उनके यहाँ चौका बर्तन का काम करती थी, घर की सफाई, झाड़ू पोंछा, चौका बर्तन का काम करती थी। उनका घर बड़ा था। उनके पास ये जाके कहा कि अभी कुछ दिन तक मैं आपके यहाँ रहूँगी।
और फिर मैं अपने पति के यहाँ चली जाऊंगी, पति हमारे कहीं बाहर गए हैं, कुछ इस तरह का बहाना उसने बनाया होगा। कांति तिवारी के यहाँ चूंकि वो काम करती थी तो कांति तिवारी ने उसको अपने घर पर रोक लिया। इस बीच में उसके पति को जब पता लगा कि ये चली गई है तो उसने अंदाज़ा लगाया कि ये कांति तिवारी के यहाँ काम करती है, वहीं गई होगी। वहाँ से ये नयन खान अपने घर से निकल के कांति तिवारी के घर पहुँच गया। वहाँ इसको काफ़ी मनाया, तमाम बातें कहीं, झूठी सच्ची तमाम कस्में खाईं और इसको मना के वहाँ से, और उसने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं देवा शरीफ में चादर चढ़ा देंगे, जिससे ये हम लोगों के बीच की रोज़ रोज़ का जो झंझट है ये ख़त्म हो जाएगा। मिनारा खातून इस बात पर राज़ी हो गई। मिनारा खातून को लेके नयन खान एक जो उधर जीपें और टेम्पो बहुत जाती हैं देवा शरीफ के लिए। बाराबंकी ज़िले में देवा शरीफ पड़ता है, बहुत बड़ी उस जगह की बड़ी मान्यता है, बहुत से लोग जाते हैं, हिंदू मुसलमान सारे जाते हैं। तो वहाँ पर ये नयन और मिनारा खातून वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने चादर चढ़ाई और उसके बाद जो कुछ भी वहाँ मांगा जाता है, दुआ मांग, जो कुछ भी करना था उनको अपनी प्रेयर वहाँ पर की, और ये मानकर वहाँ से ये लोग वापस लौटे कि अब हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे और ये जो हम लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर हो जाएगी, हम आराम से पति पत्नी के रूप में रह पाएंगे। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी मिनारा खातून के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो दूसरे तीसरे दिन से ही फिर उसने झगड़ा शुरू कर दिया। वो फिर 20 जुलाई को वो 20 जुलाई को फिर उसका जब झगड़ा हुआ फिर मारपीट हो गई और उस समय मिनारा खातून अपने पति नयन खान से ये कह के निकली कि तुम कंगाल हो, कंगले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ तुम्हारे यहाँ से, अब सैजुद्दीन के साथ निकाह करके उसके पास रहूँगी, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरी बात हो चुकी है, मैं उसी से निकाह करूँगी। ये कह के वहाँ से गुस्से में सीधे ये वहाँ से निकल गई। और इसका कहना था नयन खान का, उसके पति का, कि उसी दिन रात में 11 बजे के बाद से उसका फ़ोन बंद है। और इस बीच में सैजुद्दीन के पास भी 4-5 बार गया, तो अंतिम बार जब मैं गया तो वो बिल्कुल झल्ला गया और लड़ने को तैयार हो गया कि जब मैंने एक बार कह दिया कि वो मेरे पास आई ही नहीं, तुम मुझसे क्यों बार बार पूछते हो, तुम जाके उसे ढूंढो, किसी और के साथ घूम रही होगी, वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आई, और तुमसे उसने क्या कहा ये मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ जा रही है। और कई लोगों के नाम भी सैजुद्दीन ने लिए कि फ़लाँ फ़लाँ। ये बेचारा दर दर भटकता रहा, लेकिन इसकी पत्नी का पता नहीं लगा। खैर सैजुद्दीन का नंबर तुरंत मिल गया और नगर निगम जाके पता किया गया तो ये पता लगा कि ये 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर जाने की बात कह के यहाँ से गया है 2 दिन पहले। CDR निकलवाई गई। CDR में ये पता लगा कि इसकी तत्काल की लोकेशन बनारस में आ रही है, और डिटेल में उसकी जब जानकारी की गई सॉफ्टवेयर से क्वेरी करके तो ये पता लगा कि इसकी लोकेशन जल्दी जल्दी बदल रही है और संभवतः ये किसी ट्रेन से जा रहा है। अब ये भी बताया गया कि जिस ट्रेन से जा रहा है, जिस जिस स्टेशन पे रुकी है उसका लोकेशन मिला है, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो ऐसा लगता है कि अब इसका नेक्स्ट स्टॉप पटना होगा। बनारस पुलिस से तुरंत संपर्क किया गया कि अभी ये है गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, ये मौजूद है। GRP से भी संपर्क किया गया कि ये नंबर उसके पास है, किसी तरह से इसे ट्रैक करके। सैजुद्दीन का हुलिया भी नयन खान ने अच्छी तरह से बता दिया था, किस तरह के कपड़े पहनता है, क्या हुलिया है, मस्सा उसके था कहीं पर, मस्से के बारे में तमाम चीज़ें उसने बता रखी थी। तो सब चीज़ें बता के बनारस पुलिस से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन 15-20 मिनट बाद लोकेशन में ये पता लगा कि गाड़ी बनारस से निकल चुकी है। खैर बनारस की पुलिस ने और GRP बनारस ने सहयोग किया। वो गाड़ी में जो बैठे गार्ड जाती है उनसे संपर्क कर दिया और वो पूरे रास्ते भर इस हुलिया के आदमी को ढूंढते रहे। फाइनली
जिस जिस पे शक होता था उसका मोबाइल लेके उसका नंबर अपने नंबर पे डायल करके ये चेक करते थे कि ये जो नंबर हमें दिया गया है उसका सैजुद्दीन का ये वो नंबर है कि नहीं है। ऐसी ही चेकिंग में सैजुद्दीन पकड़ा गया। जो हुलिया था हल्का फुल्का बताने के हिसाब से तो मैच कर ही रहा था, उससे तुरंत मोबाइल निकलवाया गया और मोबाइल से किसी सिपाही ने, जो जीआरपी के होते हैं ट्रेन पे टॉर्च लेके चलते रहते हैं इधर से उधर तक, अपने फ़ोन पर डायल किया तो ये वही नंबर था जिसके बारे में लखनऊ से बताया गया था। उसको पकड़ लिया गया और पटना रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। टीम यहाँ से रवाना कर दी गई और फिर उसको वहाँ से पटना से पकड़कर ले आया गया लखनऊ। जैसा कि होता है, आने पर उसने बिल्कुल जैसे इनोसेंट, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, मेरे पास आई नहीं थी, मुझसे कोई मतलब नहीं, इस तरह की बातें जब शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे झल्लाना शुरू करता है विशेषज्ञ पूछताछ करने वाला। फिर अच्छी वाली पूछताछ हुई और फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ जब शुरू हुई, उसी समय वो एकदम टूट गया और सारी घटना समय से और टाइम से उसने बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि हाँ, मेरी इस महिला से संबंध है, मिनारा खातून से मेरे संबंध थे और बहुत ही अंतरंग संबंध थे। बहुत खर्चीली थी, मैंने उस पर बहुत पैसा खर्च किया और अक्सर जब मेरा ऑफ होता था तो मैं उसको लेके आसपास के किसी ज़िले में जाता था और शाम को वहाँ से लौट आता था, होटलों में रुकता था और शाम को लौट आता था। 20 जुलाई की रात ये अपना बैग और सामान लेके सीधे मेरे घर पर धमक पड़ी और सामान्य रूप से जब इसको आना होता था या कहीं मिलना होता था या मैं बुलाता था, ये फ़ोन ज़रूर करती थी, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मेरे घर पे आ गई। मैं शादीशुदा था, मेरी पत्नी उस समय इत्तेफाक से घर पे ही मौजूद थी। पत्नी को देखते ही वो भड़क गई। उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा मेरी बीवी है। मिनारा खातून ने कहा कि तुमने तो ये बताया था कि तुम शादीशुदा नहीं हो, ये बीवी कहाँ से आ गई? इतना सुनना था कि वो बीवी भी मिनारा खातून पे झपट पड़ी, दोनों में वहीं झगड़ा हो गया। फिर सैजुद्दीन का ये कहना था कि मुझे ये लगा कि बात बढ़ जाएगी और लोग इकट्ठा होंगे, बात खुलेगी। मैंने अपनी बीवी पर गुस्सा होना शुरू किया। पहले उसको बहुत कस के डपटा, फिर उसके हाथ उठाने की भी कोशिश की कि ये बिल्कुल ये मेरे साथ रहेगी, तुम यहाँ नहीं रखना चाहती, मैं कहीं और कमरा दिला दूँगा, मैं इससे निकाह करूँगा, ये मेरे साथ रहेगी। इतना सुन के उसकी बीवी सन्न हो गई। सैजुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेके वहाँ से निकल गया और जैसे ही सैजुद्दीन ने ये कहा कि मेरे साथ रहेगी, मैं दूसरी जगह इसको कमरा दिलवा दूँगा, और वो भी बेचारी सन्न रह गई कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, कभी जिस महिला का जिक्र भी नहीं हुआ उसके लिए ये जाने को तैयार है। लेकिन पूछताछ में उसने बताया कि साहब इस मिनारा खातून से मैं कभी शादी नहीं करता। वो तो उस समय वहाँ बला को टालने के लिए, बवाल को रोकने के लिए, पत्नी और इसके बीच जो झगड़ा हो रहा था उसको तुरंत ख़त्म करने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा कि मैं इससे शादी करूँगा, दूसरी जगह कमरा दिलवा के इसे अपने साथ ही रखूँगा। क्योंकि एक तो वो बहुत बदनाम महिला थी और बहुत ढेर सारे मर्दों से इसके संबंध थे और हमारी भी जानकारी में ये था कि इसके ये बहुत बदनाम है और इसको मैं किसी कीमत पे घर पर नहीं रखता। वो वहाँ से उसको लेके पहले थोड़ा इधर उधर घूमे, बैठ के बात किए और उसके बाद अपने एक दोस्त की झुग्गी में ले गया। बीच बीच में फ़ोन से बात करता रहा। जब उसे पता लगा कि एक उसका दोस्त वो घर चला गया है, 20 दिन बाद आएगा, तो उसकी झुग्गी पर लेके मिनारा खातून को पहुंच गया सैजुद्दीन। झुग्गी को खोला, भीतर साफ़ सफाई की और उससे कहा कि तुम यहीं रुको, अब तुम यहाँ रहोगी, तुमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 दिन में मैं सब इंतज़ाम करके तुमसे निकाह कर लूँगा, फिर सब लोग हम यहाँ भी रहेंगे और बीवी है, बीवी के पास भी कभी कभी चले जाएंगे। इस पर मिनारा खातून बहुत खुश भी हुई और बिल्कुल राज़ी हो गई। फिर उसने ये भी कहा कि देखो आज सबके सामने मैंने ये बात कह दी है, आज मैं यहीं पर इसी झुग्गी में तुम्हारे साथ रहूँगा। वो और खुश हो गई। बातचीत करते करते थोड़ी देर में उसी झुग्गी में जो छप्पर को बांधने की तमाम रस्सियाँ होती हैं, इसकी निगाह पड़ी कि एक रस्सी नीचे पड़ी हुई है
और अचानक मौका देख के उसने उसकी गर्दन कस दी। उसे बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और थोड़ी देर में वो महिला ठंडी हो गई। चूँकि ये झुग्गी नाले के किनारे ही बसी हुई थी, रात में मौका देख के उसने इसकी बॉडी को नाले पर फेंक दिया। इसका ये कहना था कि साहब नाले में पानी फ्लो में नहीं होता है और दलदल होता है बहुत, बॉडी थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती और 10 दिन तक अगर ये उसके भीतर दबी रहती तो फिर इसमें कुछ नहीं बचता, दुर्गंध भी ना आती। दुर्गंध तब आती है जब बॉडी ऊपर रह जाए, हवा के कांटेक्ट में आए। इस तरह की बातें उसने बताई। ये समझ के ज़ोर से मैंने फेंका था, थोड़ी ऊंचाई से फेंका था कि दलदल में, और मेरे सामने ये दलदल में चली भी गई थी। लेकिन इसकी किस्मत ख़राब थी, उसी रात बहुत तेज़ बारिश हुई। जो लखनऊ के रिहाइश करने वाले हैं परमानेंट, वो जानते होंगे कि जब बहुत पानी बरसता है लखनऊ में तो जो नाले हैं वो ज़्यादा उफना आते हैं, क्योंकि शहर भर का पानी इकट्ठा होता है। जब तक कि वो गोमती में जाके उस पानी का कांटेक्ट नहीं होता या ड्रेनेज उसका नहीं होता, तब तक पूरा शहर इन्हीं नालों के गंदे पानी से भर जाता है, अगर उसकी सफाई सही तरीके से नहीं हुई होती तो। जब पानी बरसा और तेज़ पानी उस नाले में बहने लगा तो ये बॉडी भी ऊपर आ गई और उसी पानी में बहते 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 ये बहुत आगे निकल गई। जब पानी बरसना शुरू हुआ तब सैजुद्दीन का भी दिमाग थोड़ा सा ठनका। उसका ये कहना है कि मुझे साहब डर लगने लगा, क्योंकि उसको फेंकने के तुरंत बाद ये घर पर आ गया था और घर पर अपनी बीवी से तमाम सफाई इसने बताई थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, और अब मैंने समझा दिया है, वो कभी नहीं आएगी, उसको कुछ गलतफहमी थी। इस तरह की बातें उसको बता के शांत करने की कोशिश की थी। इसी बीच पानी बरसने लगा था। तो ये वो देखने के लिए कि वो वहीं पर है, ऐसा तो नहीं कि इस भीषण पानी के जो उफान में वो आसपास कहीं पेड़ों में फंस गई हो और ये बात खुल जाए। अगले दिन सुबह ये फिर 8-9 बजे के आसपास, जहाँ इसने झोपड़पट्टी के पास के नाले में फेंका था, वहाँ से कोई 100 मीटर आगे तक जाकर इसने कोशिश की जानने की। ये तय हो गया कि बॉडी वहाँ पे नहीं है, कहीं निकल गई है, तभी ये सशंकित हुआ था। लेकिन 3-4 दिन तक जब कुछ नहीं पता लगा तो उसको ये लगने लगा कि अब इसका कोई पता नहीं लगेगा और कम से कम यहाँ आसपास तो किसी को पता नहीं लगेगा। इस तरह से ये इसने जब पूरी घटना बताई और फिर उसके बाद जाके जो मोबाइल फ़ोन इसका ले गया था वो इसी के पास था, सैजुद्दीन ड्राइवर के पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और वो रस्सी बरामद हुई दोस्त के उस झुग्गी से, जिस रस्सी से उसने गला कस के इसकी हत्या की थी। यानी 20 जुलाई को रात में कोई 11 बजे के आसपास की गई हत्या। 25 तारीख को सुबह यानी 5 दिन बाद बॉडी का सड़ी गली स्थिति में मिलना और 29 जुलाई को सैजुद्दीन का ये कन्फेशन, सैजुद्दीन की ये स्वीकारोक्ति कि ये हत्या मैंने की है। उसको जेल भेज दिया गया। कल दीपावली है, आप सभी को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कल दीपावली में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अधिक होती है, पुलिस का काम बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि पटाखों का शोर होता है, कभी कभी इन पटाखों के शोर में गोलियों की आवाज़ें भी दब जाती हैं। सब अलर्ट पर होते हैं और सबको राउंड पर रहना होता है। तो कल के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन परसों से फिर आपको रेगुलर, अभी तो लखनऊ ही चल रहा है, 2-1 एपिसोड और लखनऊ के, उसके बाद फिर हम ATS में थोड़ी दिन तक फिर दोबारा पोस्टिंग हुई थी, ATS की कुछ घटनाएं बताऊंगा। तो कल के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सपरिवार स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। लॉकडाउन में जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, अपनी दूरी ज़रूर 2 आदमियों के बीच में 2 गज की दूरी ज़रूर मेंटेन करें और इस पूरे त्यौहार को हर्ष और उल्लास से मनाएं। इस क्षमा के साथ भी कि कल मैं कोई भी शासकीय व्यस्तता के कारण कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।